नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग हिस्ट्री के इस क्लास में विभाजन को समझने का प्रयास करते हैं। भारतीय राजनीति में भारत के विभाजन का बहुत बड़ा रोल है। वर्तमान भारत को समझने के लिए इसका बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान के रूप में, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे दोस्तों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो विभाजन को समझने के अंतर्गत हम लोग राजनीति, स्मृति, अनुभव का सहारा लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि किस तरह से हम जानते हैं कि 1947 में हमारी आज़ादी से जुड़ी खुशी विभाजन की हिंसा और बर्बरता से बदरंग पड़ गई थी। अर्थात 1947 में भारत और पाकिस्तान भारत की आज़ादी के साथ ही अलग हो गए और इस प्रकार से आज़ादी की खुशी जो यहाँ के लोगों को मिली थी, वह आज़ादी के बाद जो दंगे भड़के, हिंसा हुई, उसकी बर्बरता से के चलते बदरंग हो गई, अर्थात अच्छी नहीं रही। तो ब्रिटिश भारत के दो संप्रभु राज्यों भारत और पाकिस्तान, जिसके पश्चिमी और पूर्वी भाग थे, पाकिस्तान के क्या थे, उसके पश्चिमी भाग भी थे और पूर्वी भाग थे। हम जानते हैं कि पूर्वी भाग आगे चल करके बांग्लादेश हो गया। मतलब पाकिस्तान शुरू में बंटवारा के समय दो भागों में था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, जो समय के साथ बांग्लादेश के रूप में पूर्वी पाकिस्तान परिणत हो गया। मतलब भारत यहाँ आकर के एक नहीं, दो नहीं, वह 3 पार्टों में विभाजित हो गया। में बंटवारे में कई आकस्मिक परिवर्तन आए। पाकिस्तान और भारत के बीच जो बंटवारा हुआ, उसमें कई तात्कालिक परिवर्तन भी आए। लाखों जानें गईं, कईयों की जिंदगियां पलक झपकते बदल गईं। तो आपको पता ही है कि मेरा ये चैनल दोस्तों लाइन बाय लाइन पढ़ने के लिए मशहूर है। तो लाइन बाय लाइन अगर आपको पढ़ना है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो जब स्थितियाँ बदली आज़ादी के समय, तो उसमें जो हालात हो गए, वो हो गई कि शहर शहर, गांव हर जगह हिंदू मुस्लिम का दंगा शुरू हो गया। मतलब एक नए देश का उदय हुआ और ऐसा जनसंहार, हिंसा और विस्थापन हुआ जिसका इतिहास में पहले कोई उदाहरण न था। इस अध्याय में हम 1947 के बंटवारे का अध्ययन करेंगे। यह क्यों और कैसे हुआ और इसके चलते 1946 से 50 की काल अवधि में और 1950 के बाद भी आम लोगों के क्या दर्दनाक अनुभव रहे। अध्याय में इस बात की भी चर्चा की जाएगी कि लोगों से बातचीत और साक्षात्कारों के जरिए, यानी कि मौखिक इतिहास का प्रयोग करते हुए, हम इन अनुभवों के इतिहास को कैसे रच सकते हैं। इस अध्याय में मौखिक इतिहास के फायदों और उसकी सीमाओं को दिखाया गया है। साक्षात्कारों में हम किसी समाज के अतीत के ऐसे आयामों के बारे में काफ़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं जिनके बारे में दूसरी तरह के स्रोतों से हमें बहुत कम जानकारी मिल पाती है या कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। परंतु कई मामलों के बारे में हमें साक्षात्कार की पद्धति से ज़्यादा पता नहीं चलता। ऐसे पहलुओं के इतिहास को रचने के लिए हमें किसी और किस्म की सामग्री की मदद लेनी पड़ती है। अध्याय के अंत में हम इस मुद्दे पर दोबारा लौटेंगे। बंटवारे के कुछ अनुभव। अब हम लोग उन अनुभवों की बात करते हैं जो हमें बंटवारे से मिला। हम यहाँ 3 घटनाओं की बात करेंगे जो उन दिनों की यादों को ताज़ा करती हैं। गुजरे लोगों ने उन दुखद दिनों से गुजरे लोगों ने उन दुखद दिनों से गुजरे लोगों ने 1993 में
एक शोधकर्ता के आगे किया था। ये जो घटनाएं हैं आगे पढ़ना, वो है कि उस समय के अनुभव किए गए लोगों ने इन घटनाओं का उल्लेख किया। बयान करने वाले पाकिस्तानी थे, जिन लोगों ने घटना के विषय में बताया वो पाकिस्तानी थे, और शोधकर्ता भारतीय। जिस व्यक्ति ने शोध किया था, दंगे के विषय में लोगों के विचार संकलित किए थे, वह व्यक्ति हिंदुस्तानी था और भारतीय था मान लीजिए, और जो बयान दिए वे लोग पाकिस्तानी थे। तो शोधकर्ता का उद्देश्य यह समझना था कि जो लोग पीढ़ियों से कमोबेश मेल मिलाप में रहते आए थे, उन्होंने 1947 के में एक दूसरे का इतना ज़बरदस्त कहर कैसे ढाया। तो मेरे दोस्तों, उसके बाद ये जो आपको है, उस शोधकर्ता के द्वारा 3 व्यक्तियों से पूछे गए प्रश्न हैं कि आज़ादी का अनुभव आपका कैसा रहा। इसमें लोगों ने बताया है, तीनों का सार यही है कि हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैल गई। कुछ लोग जो दोनों की एकता के पक्षधर थे, इतनी कम संख्या में थे कि वे चाहते हुए भी एक दूसरे कौम की रक्षा नहीं कर सकते थे। तो ये हिंसा इतनी मात्रा में भड़क गई थी कि हिंदू मुस्लिम के बीच में एक खाई खोद दी गई, जिसको पाटना संभव नहीं था, और अंत में भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 देश पैदा हो गए। तो ये रही ये आज़ादी के बाद के साथ जो बंटवारा हुआ इस देश का, उसने कितना बड़ा नुकसान किया, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रति एकता को किस तरह बर्बाद किया, ये आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो मेरे दोस्तों, बंटवारा या महाध्वंस, ऐतिहासिक मोड़। बंटवारा या महाध्वंस, ये बंटवारा हुआ कि महाध्वंस हुआ? होलोकॉस्ट। तो ये होलोकॉस्ट का मतलब वही महाध्वंस। अभी जो संस्मरण पेश किए गए हैं, उनसे बंटवारे के दौरान हुई चौतरफा हिंसा का पता चलता है। कई लाख लोग मारे गए, न जाने कितनी औरतों का बलात्कार और अपहरण हुआ। एक दूसरे धर्म के लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति इतनी मात्रा में नफरत भर गई थी कि लोगों ने इंसान को इंसान समझने से इनकार कर दिया, और अपहरण किया लोगों का, करोड़ों उजड़ गए। रातों रात अजनबी ज़मीन पर रिफ्यूजी बनकर रह गए। वही देश था, वही ज़मीन थी, लेकिन सरकारें बदली, सियासत बदला, और अपनी ही ज़मीन पर लोग शरणार्थी के रूप में नज़र आए, क्योंकि वे उस धर्म के नहीं थे जिस धर्म के आधार पर वहाँ की भूमि का नामकरण हुआ था। तो इस घटना से इतना पता चलता है दोस्तों कि मोहम्मद अली जिन्ना का 2 राष्ट्र का सिद्धांत कि मुस्लिम धर्म के आधार पर मुस्लिम राष्ट्र बने पाकिस्तान, और दूसरा बने हिंदुओं का ये भारत। तो कहने का अर्थ कि महात्मा गांधी जीवन भर आंदोलन करते रहे। इन्होंने लोगों को समझाया कि हिंदू मुस्लिम में एकता होनी चाहिए, हिंदुओं और मुस्लिमों को मेलजोल से रहना चाहिए। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना का सिद्धांत, 2 राष्ट्र के बंटवारे का सिद्धांत, धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा हो, यह सिद्धांत अंत में सफल साबित हुआ, और भारत और पाकिस्तान धर्म के आधार पर 2 राष्ट्र हमारे समक्ष प्रस्तुत हो गए। तो यह इतिहास की ऐसी घटना थी जिससे आपको बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता है। तो अपने ही घरों में लोग शरणार्थी बनकर रह गए। काबिल और जानकार विद्वानों के अनुमानों में भी मरने वालों की संख्या 2 लाख से 5 लाख तक 2 लाख से 5 लाख तक बताया जाता है। शायद यह अनुमान सही है कि लगभग 1.5 करोड़ लोगों को
भारत और पाकिस्तान के बीच रातों रात खड़ी कर दी गई सरहद के इस या उस पार जाना पड़ा। जैसे ही उन्होंने इस छाया सीमा शैडो लाइन दोनों नए राज्यों के बीच की सरहद मतलब सीमा औपचारिक आज़ादी के 2 दिन बाद तक भी अधिकृत रूप से तय नहीं थी से ठोकर खाई, वे बेघर हो गए। पलक झपकते उनके माल असबाब धन संपत्ति हाथ से जाते रहे। दोस्त रिश्तेदार बिछड़ गए। वे अपनी जड़ों मकानों खेतों और कारोबार से महरूम हो गए। बचपन की यादें उनसे छीन ली गईं। अपनी स्थानीय व क्षेत्रीय संस्कृतियों से वंचित ये लोग दोबारा तिनकों से अपनी ज़िंदगी खड़ी करने के लिए मजबूर हो गए। इनकी पुरानी संपत्ति अपने पुराने देश में रह गई और जो नए देश में वे आए वहाँ पर वे रिफ्यूजी के रूप में पहचान प्राप्त किए। तो इसके बाद दोस्तों, क्या यह महज एक विभाजन एक कमोवेश व्यवस्थित संवैधानिक फैसला आपसी रजामंदी के आधार पर इलाके और संपत्तियों का सामान्य बंटवारा भर था, या इसे 16 माह का गृह युद्ध कहा गया जाए, क्योंकि पाले के दोनों तरफ पूरी की पूरी आबादियों का दुश्मनों की तरह सफाया कर देने के लिए सुनियोजित कोशिशें की जा रही थीं और इसके लिए संगठित गिरोह कमर कसे खड़े थे। जिंदा बच जाने वाले 1947 को अक्सर कई दूसरे शब्दों में व्यक्त करते हैं: मार्शल लॉ, मारामारी और रौला या हुल्लड़। विभाजन के दौरान हुई हत्याओं, बलात्कार, आगजनी और लूटपाट की बात करते हुए समकालीन प्रेक्षकों और विद्वानों ने कई बार महाध्वंस के लिए शब्द होलोकॉस्ट का प्रयोग किया है। जाहिर है वे इस सामूहिक जड़संहार की भयानकता को रेखांकित करना चाहते हैं। बहरहाल, क्या ये संज्ञाएं और शब्द सही हैं? आपने कक्षा 9 में नात्सी शासन के दौरान हुए जर्मन होलोकास्ट, जर्मनों ने मतलब हिटलर की सेनाओं ने यहूदियों का नरसंहार किया था, उसे जर्मन होलोकास्ट के नाम से जाना जाता है। एक लिहाज से देखें तो सन 47 में भारतीय उपमहाद्वीप में जो कुछ घटा उसकी भीषणता को होलोकॉस्ट शब्द से ही समझा जा सकता है। यह हादसा इतना जघन्य था कि विभाजन और बंटवारे या तकसीम जैसे शब्दों से उसके सारे पहलू सामने नहीं आते। इससे यह भी समझने में मदद मिलती है कि यूरोपीय होलोकॉस्ट की तरह हमारे समकालीन सरोकारों से भी विभाजन का इतना ज़्यादा जिक्र क्यों आता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि दोनों घटनाओं के बीच कोई फर्क नहीं था, उसे नज़र नहीं था, अगर था तो उसे नज़रअंदाज कर दिया जाए। 1947-48 में भारतीय उपमहाद्वीप में सफाई की कोई सरकारी मुहिम नहीं चली, जबकि नात्सी जर्मनी में यही हो रहा था। मतलब पाकिस्तान में या भारत में एक दूसरे के खिलाफ कुछ सरकारी आंदोलन नहीं चला, लोग आपस में लड़ गए। जबकि जर्मनी में ऐसा नहीं था, वहाँ सरकार द्वारा नियंत्रित आंदोलन था और यहाँ के दंगे को उस नज़र से नहीं देखना चाहिए। वहाँ लोगों को मारने के लिए नियंत्रण और संगठन की तमाम आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। भारत विभाजन के वक्त जो नस्ली सफाया हुआ वह सरकारी निकायों की नहीं बल्कि धार्मिक समुदायों के स्वयंभू प्रतिनिधियों की कारगुजारी थी। भारत में जो दंगे हुए
वो धार्मिक समुदायों के चलते हुए किसी सरकार का समर्थन नहीं था। रूढ़ी छवियों की ताकत, रूढ़ी मतलब जो पुरातन पंथी हैं, जो धर्म की रक्षा के नाम पर पुरातन लोग हैं, रूढ़िवादी लोग हैं। भारत में पाकिस्तान से नफरत करने वाले और पाकिस्तान में भारत से नफरत करने वाले दोनों ही बंटवारे की उपज हैं। कई बार गलतफहमी में लोग यह मान लेते हैं कि भारतीय मुसलमानों की वफादारी पाकिस्तान के साथ है। उनकी कथित गैर भारतीय अखिल इस्लामी निष्ठा की इस धारणा के साथ कई और भी आपत्तिजनक विचार जुड़े होते हैं। मसलन कई लोगों को लगता है कि जो मुसलमान क्रूर होते हैं, कट्टर होते हैं, गंदे होते हैं और हमलावरों के वंशज हैं, जबकि हिंदू दयालु, उदार, शुद्ध और जिन पर हमला किया गया उनके वंशज हैं। पत्रकार R.M. मर्फी ने अपने अध्ययन में दिखाया है कि पाकिस्तान में भी इस तरह की रूढ़ी छवियों की कमी नहीं है। उनका कहना है कि कुछ पाकिस्तानियों को लगता है कि मुसलमान निष्पक्ष, बहादुर, एक ईश्वरवादी, एक ईश्वर की पूजा करने वाले और मांसाहारी होते हैं, जबकि हिंदू काले, कायड़, बहुईश्वरवादी, शाकाहारी होते हैं। हालांकि उनमें से कुछ छवियां विभाजन से भी पहले की हैं, लेकिन 1947 की घटनाओं से उन्हें और बल मिला है। इतिहासकार इन धारणाओं में मौजूद गलत फहमियों की बार बार आलोचना करते हैं, लेकिन दोनों ही देशों में घृणा के ये स्वर शांत होने का नाम नहीं देते। विभाजन में ऐसी स्मृतियाँ, घृणाएँ, छवियाँ और पहचानें रच दी हैं कि वे आज भी सरहद के दोनों तरफ लोगों के इतिहास को तय करती चली जा रही हैं। ये नफ़रतें सामुदायिक टकरावों में साफ झलकती हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि सांप्रदायिक टकरावों ने इन पिछली स्मृतियों को जिंदा रखने का काम किया है। बंटवारे के दौरान हुई हिंसा की कहानियों को सांप्रदायिक समूह विभिन्न समुदायों के आपसी फासले को और गहरा करने के लिए बार बार दोहराते हैं। वे लोगों के जहन में संशय और अविश्वास पैदा करते हैं, सांप्रदायिक रूढ़ छवियों को मजबूत करते हैं, इस निराधार सोच को हवा देते हैं कि हिंदू, सिख, मुसलमान इन समुदायों के बीच सीमाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं और उनके हित एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। पाकिस्तान और भारत के संबंध बंटवारे के इस विरासत से गहरे तौर पर तय होते हैं। उन प्रलयंकारी क्षणों की परस्पर विरोधी स्मृतियों से दोनों तरफ विभिन्न समुदायों के बारे में प्रचलित धारणाओं को बल मिला है। तो विभाजन क्यों और कैसे हुआ, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप इस चैनल को लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट, तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर व्यूइंग। हैव ए नाइस डे।